हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर CFA लेवल 1 समरी वीडियो। मैं हूं गौरव काबरा और आज फिर हम लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में एक और लर्निंग मॉड्यूल को समराइज करने जा रहे हैं। गोज विदाउट सेइंग दिस इज एप्लीकेबल इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस लर्निंग मॉड्यूल। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपने लर्निंग मॉड्यूल ऑलरेडी पढ़ लिया है, समराइज करना चाहते हो तो भी देख सकते हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक अलग से लर्निंग मॉड्यूल है एंड इसका एक हल्का ग्लिम्स आपको देता है एज टू हाउ यू कैन क्रिएट एक्सपोजर इनटू नेचुरल रिसोर्सेज। कहां आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज ओपन फॉर बोथ इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज रिटेल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, उसी के बारे में जानना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि नेचुरल रिसोर्स जब हम कहते हैं तो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दैट, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन डू। तो नंबर 1 यहाँ पे आता है हमारा रॉ लैंड। तो रॉ लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ रहे हैं ऑब्वियसली जमीन के टुकड़े। इट कुड बी एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल वगैरह। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन फार्म लैंड। फार्म लैंड इज बेसिकली अ लैंड विच इज एग्रीकल्चरल इन नेचर। वहां पे आप अपना खेती बाड़ी वगैरह वो सब कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कमोडिटीज, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लाइव स्टॉक एज वेल। सो बहुत सारी चीजें हैं जो फार्म लैंड के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। देन यू हैव टिम्बर लैंड, जहां पे ये आमतौर पे फॉरेस्ट रीजन के जमीनें हैं जहां पे आप जाकर के टिम्बर ग्रो कर रहे हैं एंड लेजिट वे में टिम्बर को आप बाद में हार्वेस्ट करके उससे पैसे बना रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वे जिससे आप पैसे बना सकते हैं। इनमें से कुछ फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, कुछ नहीं भी है। आइए फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हो। तो पहला जो हम लोग को समझना है वो ये है कि आप चाहे तो फार्म लैंड हो, रॉ लैंड हो, टिम्बर लैंड हो, कुछ भी हो, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एकदम पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेपरेटली ETF मिल जाएगा, रीट्स मिल जाएंगे, लिमिटेड पार्टनरशिप्स मिल जाएंगे, LLCs मिल जाएंगे। सो इफ यू वांट इवन टू गेट एन इनडायरेक्ट एक्सपोजर इनटू नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज एंटायरली पॉसिबल। इसके अलावा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कमोडिटीज इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सो दैट इज आल्सो अ वे ऑफ क्रिएटिंग एक्सपोजर इन नेचुरल रिसोर्सेज। सो कमोडिटीज में यू हैव फ्यूचर्स, स्वैप्स, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आमतौर पे अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो वेदर इट बी फार्म लैंड, टिम्बर लैंड, रॉ लैंड, कुछ भी हो, ये आमतौर पे इनमें इलिक्विडिटी का इशू रहेगा, यानी कि इनको इतना इजीली बेच नहीं सकते आप। इसके अलावा लोकेशन ड्रिवन है तो इनकी वैल्यू भी डिराइव होने के लिए ये देखा जाएगा कहाँ है, किस स्थिति में है, लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। इनकम सोर्सेज की बात करें तो आप इन लैंड को ओन करके आप इनको लीज पे दे सकते हैं। सो दैट इज वन फॉर्म ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। नंबर 2, आप यहाँ पे क्रॉप्स या टिम्बर ग्रो कर सकते हैं तो उसके प्राइस का आपको फायदा मिलेगा। एंड जो लैंड पार्सल है उसका खुद का भी प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा होगा तो उसका भी एडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है। ओनरशिप प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो आमतौर पे ये जो फार्म लैंड होते हैं, आमतौर पे जिसको हम इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं, इनको तो इंडिविजुअल्स होल्ड कर सकते हैं, हम लोग करते भी हैं आमतौर पे। बट व्हेन इट कम्स टू फार्म लैंड रीच तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ जिसके पास में पूरा जमीन खरीदने का नहीं है वो इस तरह से फार्म लैंड के रीच में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। इंडिया में ऐसा अवेलेबिलिटी आमतौर पर नहीं है। एंड देन जो रॉ लैंड और टिम्बर लैंड है इनमें आमतौर पर इंस्टीट्यूशंस ही इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट हियर। साइज ऑफ टिम्बरलैंड की अगर हम बात करें तो साइज ऑफ टिम्बरलैंड इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द साइज ऑफ द फार्मलैंड। तो टिम्बरलैंड आमतौर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगेगा देन अ फार्मलैंड। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टिम्बरलैंड में आप कर सकते हैं, उसके लिए टीमोस बोल करके एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। इसका फुल फॉर्म है टिम्बरलैंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा लेसर फाइनेंसिंग ऑप्शंस है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जैसे लोन वगैरह मिलना बहुत ज्यादा आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एन एक्सपोजर इनटू नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे आपको फाइनेंस के ऑप्शन ज्यादा नहीं मिलेंगे, सो लोन वगैरह मिलना मुश्किल है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग विंडो तो देखो स्पेसिफिक होती है, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बना रहे तो उसका हार्वेस्टिंग सीजन होता है, बट व्हेन इट कम्स टू टिम्बर लैंड तो उसका हार्वेस्टिंग आप डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ द लंबर। करेक्ट। नीड टू हेज, अगर आप कमोडिटी एक्सपोजर लेके रखे हो, आपका एक फार्म लैंड है तो कमोडिटी को अगर आप शॉर्ट करोगे थ्रू फ्यूचर्स वगैरह तो उससे आपको एक हेजिंग एक्सपोजर मिल जाएगा या हेज करने को मिल जाएगा। एंड ESG अट्रैक्शन तो ये है ही, तो अगर आप ESG रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पे भी ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है। कमोडिटीज के डेफिनेशन वापस आपके सामने रख रहा हूं। कमोडिटीज में आते हैं अपने मेटल्स। सो मेटल्स में यू हैव गॉट बोथ बेस एंड इंडस्ट्रियल मेटल्स। इसके अलावा प्रीशियस मेटल्स आर आल्सो इंक्लूडेड। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइव स्टॉक सभी कुछ कमोडिटी के डेफिनेशन में आ जाता है, और एनर्जी प्रोडक्ट्स भी इसी में आ जाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल आल्सो बी काउंटेड
अंडर द डेफिनेशन ऑफ कमोडिटीज। देखा जाए तो कमोडिटीज का डेफिनेशन काफी ज्यादा वाइड हो गया है इस वजह से। सो यू हैव गॉट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एवरीथिंग इन द मेटल एरिया। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर मैं बात करें अबाउट लाइफ स्टॉक तो वो सब भी यहाँ आ जाएगा। एनर्जी प्रोडक्ट्स भी है। काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है ये पूरा प्रोफाइल। कमोडिटी की कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं एंड आमतौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो डिफरेंशिएट कैसे होते हैं। नंबर 1 डिफरेंशिएशन आती है इन टर्म्स ऑफ ग्रेड। अब ये तो होता ही, आप कमोडिटी भी लेने जाओगे तो आपको डेफिनेटली ग्रेड के हिसाब से दाम ऑफर किए जाते हैं। जैसे कि 24 कैरेट अलग दाम, 22 कैरेट अलग, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं। तो वहां पे आपको ग्रेड ऑफ द कमोडिटी के ऊपर में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिलीवरी लोकेशन भी बहुत मैटर करता है एंड यही गोल्ड पे एग्जांपल सेट हो सकता है। आप मुंबई में गोल्ड लेंगे अलग रेट मिलेगा, कोलकाता में लेंगे तो अलग रेट मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट व्हेन इट कम्स टू कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट एक्शंस एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज के केस में ना गवर्नमेंट एक्शंस और रेगुलेशंस बनते हुए रहेंगे हमेशा। इसमें सबसे पहले तो आपको कोई कमोडिटी बनाने के लिए या फिर पैदा करने के लिए, ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे सकती है, तो यू शुड लुक आउट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा कई रिसोर्सेज में गवर्नमेंट खुद ही रिसोर्स प्रोवाइडर है, सो वो भी आपको देखना है कि वो कैसे होगा। कई केसेस में आपको लाइसेंस मिलेगा, क्या नहीं होगा, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, तो वो रेगुलेशंस आपको फेवरेबली या फिर अनफेवरेबली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कमोडिटी एक्सपोजर्स की अगर हम वापस से बात करें तो कमोडिटी में एक्सपोजर चाहिए तो आप फिजिकल गुड्स ले सकते हैं। गोल्ड को अगर एग्जांपल लेते हुए चलो तो बहुत अच्छे से समझा सकता हूं मैं। आप गोल्ड को फिजिकली ले सकते हैं, एकदम पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आपको डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है या फिर एक्सपोजर लेना है, स्पेक्युलेट करना है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस के थ्रू ये सारा एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से कई ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज होंगे, यानी कि काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होगा। इन बातों का ध्यान रखना। अदर मेथड्स में अगर आप गोल्ड ईटीएफ लेना चाहते हैं दैट इज पॉसिबल। मैनेज्ड फ्यूचर फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दैट इज आल्सो पॉसिबल। एंड सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट्स, बहुत ज्यादा पैसा है तो दैट यू कैन आल्सो डू दैट। एंड स्पेशलाइज्ड फंड्स भी होते हैं जहां पे आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अदर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कमोडिटी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के बीच का जो आपसी ताल्लुकात है वो एक लो कोरिलेशनशिप का है, यानी कि क्लियरली देयर इज एन एडवांटेज diversification benefit if you invest in commodities. So if you have a large investment into traditional investments तो आपको थोड़ा बहुत commodities के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय भी है, कमोडिटी एक्सपोजर जरूरी है, गोल्ड में तो खास करके एक्सपोजर होना चाहिए। ओके, देन वी हैव अ फॉर्मूला ऑन विच ऑब्वियसली सर्टेन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कैन बी सेट आउट। ये है हाउ डू वी फाइंड द फॉरवर्ड रेट व्हेन इट कम्स टू एनी कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए ये वाला अपने पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में यू कैन सी दैट द बेसिक प्रेमाइज लाइज अराउंड टू दिस फॉर्मूला, जो हम लोग को पता भी होता है इस फॉर्मूले के अराउंड ही है, बट वी आर मेकिंग सर्टेन चेंजेस हियर। जैसे कि सबसे पहले स्पॉट प्राइस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल हम ले रहे हैं वो भी ठीक है। वी हैव फर्स्ट कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ कैरी। इसका मतलब अगर हम फिजिकली किसी कमोडिटी को खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट ऑफ कैरी लगता है, उसको खरीदना है, सेव करना है, मतलब कहीं पे स्टोर करना है, फिर उसका इंश्योरेंस है और बहुत सारे और खर्चे हैं, तो वो सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ कैरी में आ जाते हैं। देन उस पे आपको अगर कोई कन्वीनियंस यील्ड मिल रही है, यानी कि वो फिजिकली स्टोर होने से अगर आपको उसका कोई वैल्यू मिल रहा है, मजा आ रहा है उसकी वजह से, सो दैट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये खर्चा नहीं है, ये आपके लिए एक फायदा है, इसलिए इसको माइनस में रखा गया है। एंड देन यू ऑल्सो टेक into account the risk free rate as well. So technically this R has been accommodated for cost of carry. इसके अलावा इसमें कन्वीनियंस यील्ड का ख्याल रखा गया है एंड ऑब्वियसली रिस्क फ्री रेट का तो कंसिडरेशन है ही। तो इन तीनों चीजों से अपना यहाँ पे रेट बना है एंड दैट हैज टू बी ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड विद द टी। टी इज द टाइम टू एक्सपायरी फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सिंपल सा इलस्ट्रेशन बन सकता है इस पे, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बैकवर्डेशन और कॉन्टेंगो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है या फिर मैं कह सकता हूं सिचुएशंस हैं, जहां पे आपको ये देखना है इफ द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द फॉरवर्ड प्राइस देन दैट सिचुएशन इज नोन एज बैकवर्डेशन। एंड कॉन्टेंगो होता है जब आपका स्पॉट इज रिलेटिवली लेसर देन द फॉरवर्ड रेट। आमतौर पे यू ऑब्जर्व कॉन्टेंगो, बट बैकवर्डेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। रिस्क रिलेटेड टू कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो सेंसिटिविटी इनकी है विद रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे हो सकता है। प्राइस वोलेटिलिटी इज वेरी कॉमन। सप्लाई एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म बहुत इनलास्टिक होता है, आप एकदम से सप्लाई शूट अप नहीं कर सकते। वेदर रिस्क है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सारी चीजें कमोडिटी पे इंपैक्ट लाएंगी। फाइनली सोर्सेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। एट द एंड क्या कमोडिटी से सच में कोई डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा? द आंसर इज यस। उसका फर्स्ट रीजन यही है कि कोरिलेशनशिप बहुत कम है व्हेन इट कम्स टू कमोडिटीज एंड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा आपको इन्फ्लेशन हेज भी देखने को मिलता है,
गोल्ड इज अ वेरी गुड एग्जांपल. आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो दैट आल्सो प्रोवाइड्स यू विद इन्फ्लेशन हेज, यानी कि जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है गोल्ड भी एटलीस्ट उतना रेट ऑफ रिटर्न दे देता है. सो आपको एक इन्फ्लेशन हेज देखने को मिलता है. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से काउंटर सिक्लिकल है. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं तो उसमें गोल्ड का रिटर्न थोड़ा म्यूटेड रहता है. बट व्हेन द मार्केट्स आर क्रैशिंग तो गोल्ड का रिटर्न बढ़ रहा होता है. सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, जहां पे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले आपको गोल्ड में एक हेजिंग बेनिफिट देखने को मिल जाता है. सो वो एक काउंटर सिक्लिकल नेचर होना एडवांटेजेस है. अब ऑब्वियसली मैंने जब कमोडिटीज का एग्जांपल लिया है मैंने गोल्ड को एज अ सेंटर पिक्चर रखा है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी. आप और भी चीजों में इसको इमेजिन कर सकते हैं. यू कैन थिंक ऑफ कमोडिटीज बियॉन्ड मेटल्स, वो भी आप सोच सकते हैं. तो उसके बारे में जितना आप इलस्ट्रेशंस दिमाग में बनाएंगे बन जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू दिस एंटायर रीडिंग, दिस वाज इट. नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही छोटा सा लर्निंग मॉड्यूल है एंड आई होप ये समरी वीडियो आपके लिए इस पूरे लर्निंग मॉड्यूल को थोड़ा इजी करता है. अभी के लिए इस लर्निंग मॉड्यूल में इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.